ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 1041, रक्त जीवन ओब, भाग 1। इवान ने रक्त लाल संगमरमर के आकार के ओब को पकड़ा और उसे ध्यान से देखा। जैसे ही उसने उसे देखा, उसके विवरण उसकी आंखों के सामने आ गए। नाम, रक्त जीवन ओब। रैंक, मध्य स्तर, रैंक 4। प्रकार, उपभोग्य। ऊर्जा प्रकार, रक्त ऊर्जा। नोट, पिशाचों के लिए सबसे उपयुक्त। रक्त लाल ओब के विवरण को देखकर इवान के होंठ ऊपर की ओर उठे और वह मुश्किल से खुद को एक बेवकूफ की तरह हंसने से रोक पाया। जब अलारिक और अन्य लोगों ने इवान के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा तो उन्होंने भी उत्सुकता से रक्त जीवन ओब को छुआ और इसके विवरण को देखने पर एक भ्रमित अभिव्यक्ति दिखाई, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आया कि यह क्या है। उनके भ्रमित भावों को देखकर इवान उन्हें यह समझाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह समझा पाता, उस स्थान पर एक अंतरिक्ष विकृति प्रकट हुई जहां एंडरसन का शरीर धूल में बदल गया था। इवान जब अंतरिक्ष विकृति महसूस करता है तो वह दंग रह जाता है और जल्दी से पीछे हट जाता है, ये सोचकर कि किसी को एंडरसन की मौत के बारे में पता चल गया है और वह वहां आ रहा है। लेकिन जब उसने अलारिक और अन्य लोगों को देखा तो उसने पाया कि वे उसे मनोरंजक भावों से देख रहे थे। उस नज़र से क्या है? इवान ने उदास चेहरे से पूछा जब उसने देखा कि वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि वह कोई बेवकूफ़ हो। NOWELL-BEAK-JAN.C-OM। अलारिक ने इवान की बात सुनकर हंसा और उस स्थान की ओर इशारा किया जहां अंतरिक्ष विकृति दिखाई दी थी। जैसे ही इवान ने उस स्थान को देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने एक गहरे लाल रंग का पोर्टल देखा जो किसी गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की तरह लग रहा था। ये है। इवान हैरान रह गया जब उसने पोर्टल देखा, लेकिन जल्द ही उसे वे बातें याद आ गईं जो सीड ने उसे यूटोपिया में आने पर कोर रिवॉल्वर्स के बारे में बताई थीं। 725। क्या यह एक गुप्त क्षेत्र है जो रैंक 6 कोर रिवॉल्वर की मृत्यु के कारण बना है? उसने शांत होने के बाद पूछा। इवान की बात सुनकर सिल्वन ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें पता है कि हर रैंक 6 कोर रिवॉल्वर की अपनी एक कोर वर्ल्ड होती है ना? उसने कहा और उसकी तरफ देखा। ये पोर्टल एंडरसन की कोर वर्ल्ड की ओर जाता है जिसे उसने रैंक 6 कोर रिवॉल्वर बनने के बाद बनाया था। मैं समझ गया। इवान ने सिल्वन की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और पोर्टल को अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ देखा। हम इसे यही नहीं छोड़ने वाले हैं, है ना? उसने कुछ सेकंड तक पोर्टल को घूरने के बाद पूछा। बिल्कुल नहीं। इवान की बात सुनकर अलारिक ने अपनी आंखें घुमाईं। यह एक ऐसी दुनिया है जो अपने आप विकसित हो सकती है और कई संसाधन पैदा कर सकती है, इसलिए ये स्पष्ट है कि हम इसे यहाँ नहीं छोड़ने वाले हैं। हम इसे कैसे ले जाएंगे? यह एक पूरी दुनिया है, कोई गो भी नहीं जिसे हम उठाकर ले जा सकें। सिल्वन ने इवान की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और एशले की तरफ देखा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एशले इस मामले का ध्यान रखेगी। सिल्वन की बात सुनकर इवान को याद आया कि एशले अंतरिक्ष में कुशल थी और उसके लिए किसी क्षेत्र के प्रवेश द्वार को कहीं और ले जाना मुश्किल नहीं था। जब वे बात कर रहे थे, एशले को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने अंतरिक्ष अलगाव गठन को सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसने गठन को सक्रिय किया, अंतरिक्ष अलगाव गठन के किनारे पर एक प्रवेश द्वार दिखाई दिया और अनास्तासिया अंदर आ गई। अनास्तासिया को वापस आते देख अलारिक मुस्कुराया और उत्सुकता से पूछा, तो तुम्हारी लड़ाई कैसी रही? अनास्तासिया ने अलारिक की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और एक स्पष्ट स्वर में कहा, वह आदमी बहुत कमजोर था। मैंने कोई खास हुनर भी इस्तेमाल नहीं किया और वह कुछ वार झेलने के बाद बेहोश हो गया। एशले और इवान समेत अन्य लोगों के मुंह खुले रह गए जब उन्होंने अनास्तासिया को मध्यम स्तर के रैंक 6 के राक्षस को कमजोर कहते हुए सुना और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहना है। अल्रिक, जिसने सवाल पूछा था, वह भी अवाक रह गया और उसे लगा कि उसे उससे नहीं पूछना चाहिए था। जब वे अवाक होकर उसे देख रहे थे तो उसने गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार को देखा और मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि तुमने उसे बिना किसी परेशानी के मार डाला हो। जब अलारिक और अन्य लोगों ने अनास्तासिया के शब्द सुने तो उनके मुंह फड़कने लगे और उन्होंने इवान की ओर देखा, ये कहना चाहा कि एंडरसन को उसी ने मारा है। अनास्तासिया ने देखा कि अलारिक और अन्य लोग इवान को कैसे देख रहे थे और उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर हुआ क्या है। जब वह पूछने ही वाली थी तो उसे कुछ महसूस हुआ और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हमें यहाँ से जाना होगा। कोई शक्तिशाली व्यक्ति यहाँ आ रहा है, अनास्तासिया ने गंभीर स्वर में कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसमें से एक चूषण बल निकला और उसने तुरंत अलारिक और अन्य लोगों की सभी शेष ऊर्जा आभा को अवशोषित कर लिया, जिससे केवल एंडरसन की आभा ही बची। उसी समय उसके दूसरे हाथ से एक अलग ऊर्जा आभा निकली और उसने उसे सभी दिशाओं में फैला दिया। यह हेल्फास की ऊर्जा आभा थी जिसे उसने पहले एकत्र किया था। जैसे ही उसने हेल्फास की आभा फैलाई, एंडरसन और हेल्फास की आभा एक हो गई, जिससे ऐसा लगा कि यहाँ दोनों ने ही लड़ाई की है।
ऊर्जा आभा का ध्यान रखने के बाद अनास्तासिया ने एश्ले की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। अनास्तासिया का संकेत प्राप्त करने पर एश्ले ने तुरंत अंतरिक्ष अलगाव संरचनाओं को सक्रिय किया और फिर उन्हें नष्ट कर दिया। अंतरिक्ष अलगाव संरचना जहां एंडरसन की मृत्यु हुई और वह संरचना जहां अनास्तासिया ने हल्फास को हराया, एक दूसरे के बगल में बनाई गई थी। इसलिए जब संरचनाएं नष्ट हो गईं, तो अंतरिक्ष अलगाव संरचनाओं के अंदर के क्षेत्र एक दूसरे के बगल में दिखाई दिए, जिससे ऐसा लग रहा था कि एंडरसन और हल्फास के बीच लड़ाई के कारण पूरा क्षेत्र नष्ट हो गया था। अब ये बिल्कुल सही लग रहा है। सफाई के परिणाम को देखकर अनास्तासिया ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया और अलारिक और अन्य लोगों की ओर देखा। चलो चलते हैं, हम कुछ ही दिनों में एक शानदार शो देखेंगे। इवान का मुंह तब खुला जब उसने अनास्तासिया के हाव भाव देखे जैसे कि वह टीवी ड्रामा देखने के लिए उत्साहित थी, और उसने अपना सिर हिलाया। ये देखकर कि सभी जाने के लिए तैयार थे, एश्ले ने अपनी क्षमता का उपयोग किया और चांदी की रोशनी की चमक के साथ वे सभी वहां से गायब हो गए। साथ ही पोर्टल का प्रवेश द्वार भी गायब हो गया जो एंडरसन के गिरने के बाद दिखाई दिया था। इवान और अन्य लोगों के गायब होने के कुछ मिनट बाद पीली सफ़ेद त्वचा और रक्तलाल आंखों वाला एक आदमी वहां दिखाई दिया और संकुचित आंखों से विनाश को देखा। अध्याय 1042 रक्त जीवन ओप भाग 2। चांदी की रोशनी की चमक के साथ इवान, अलारिक, सिल्वन, अनास्तासिया और लियोपोल्ड उस स्थान से बहुत दूर दिखाई दिए जहां एंडरसन की मृत्यु हुई थी। एश्ले उनके साथ नहीं थी क्योंकि उसने एंडरसन की कोर वर्ल्ड से निपटने के लिए ड्रार्ड्स की बंद दुनिया में लौटने का फैसला किया था। तुम्हें पता है कि क्या करना है न? एंडरसन की मृत्यु वाले क्षेत्र को छोड़ने के बाद अनास्तासिया ने उदासीन आंखों से लियोपोल्ड को देखा और पूछा। अनास्तासिया की बात सुनकर लियोपोल्ड ने सिर हिलाया और अचानक उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा अस्त व्यस्त हो गई। उसका मांस फट गया था, उसके आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो गए थे और उसकी आभा गिर गई थी। उसके कोर पर कुछ दरारें दिखाई दी और उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया, जैसे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया हो। जब उसकी हालत ऐसी दिखी जैसे कि उसे किसी ने कुत्ते की तरह पीटा हो और वह मुश्किल से बच पाया हो, तो लियोपोल्ड ने खुद को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया और अपनी स्टोरेज रिंग से एक टेलीपोर्टेशन प्लेट निकाल ली। जब आप अलेस्टेया से मिलें तो जितना हो सके उतना ईंधन डालना न भूलें, एनास्तासिया ने लियोपोल्ड से कहा जब उसने टेलीपोर्टेशन प्लेट निकाली। एनास्तासिया की बात सुनकर लियोपोल्ड ने सिर हिलाया और चांदी की रोशनी की चमक के साथ वहां से गायब हो गया। लियोपोल्ड के गायब हो जाने के बाद एनास्तासिया ने इवान और अन्य लोगों की ओर देखा और पाया कि वे उसे अजीब तरह से देख रहे थे। क्या? जब उसने उनके अजीब हाव भाव देखे तो उसने भौहें उठाईं। कुछ नहीं। इवान ने एनास्तासिया की बात सुनकर अपने होठों को चटकाया और महसूस किया कि यह महिला वास्तव में खतरनाक थी। वह आदमी रैंक 5 कोर रिवॉल्वर था, लेकिन उसने स्वेच्छा से अपने कोर को नुकसान पहुंचाया जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। इवान ने खुद से सोचा और अंदर से कांप उठा। उसने सिल्वन और अलारिक की ओर देखा और ये देखकर कि वे भी उसके जैसे ही भाव बना रहे थे, उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसने अपना संचार क्रिस्टल निकाला और किसी को कॉल किया। जल्द ही कॉल कनेक्ट हो गई और इवान ने लेवल शीर्ष रैंक 3 एल्फ की आवाज़ सुनी। हम पहले ही मैग्मारा किंगडम छोड़ चुके हैं। इवान ने लेवल की आवाज़ सुनकर थोड़ा मुस्कुराया और धीमी आवाज़ में कहा, अब आप वापस जा सकते हैं, और उन्हें बताना मत भूलना कि मैंने पहले क्या कहा था। ठीक है, इवान की बात सुनकर लेवल ने सम्मानजनक स्वर में उत्तर दिया। लेवल की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद इवान कॉल समाप्त करने वाला था, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और उसने एक बार फिर बात की। वैसे वापस जाने और उन दो लोगों पर दोष लगाने से पहले सुनिश्चित करें कि आप लोग खुद को घायल कर लें। जब अलारिक और सिल्वन ने इवान की बात सुनी तो उन्होंने उसे मुंह हिलाते हुए देखा, ये सोचकर कि वह अनास्तासिया की बुरी आदतों को पकड़ रहा है। दूसरी ओर अनास्तासिया ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया और इवान को प्यार भरी आंखों से देखा जैसे कि उसे उस पर गर्व हो। अलारिक और सिल्वन जिस तरह से उसे देख रहे थे, उसे देखकर इवान खांसने लगा और कॉल समाप्त कर दी। आप जानना चाहते थे कि यह क्या था, है न? विषय बदलने के लिए उसने रक्त जीवन गोला निकाला और इसे अलारिक और सिल्वन को दिखाया। रक्त जीवन को देखकर ओब, अलारिक और सिल्वन ने जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचना बंद कर दिया और उत्सुकता से ओब को देखा। विषय बदलने के लिए उसने रक्त जीवन ओब निकाला और अलारिक और सिल्वन को दिखाया। रक्त जीवन ओब को देखकर अलारिक और सिल्वन ने जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचना बंद कर दिया और उत्सुकता से ओब को देखा। एनास्तासिया भी आश्चर्यचकित थी जब उसने रक्त जीवन ओब को देखा और आखिरकार समझ गई कि इवान ने अचानक एश्ले के पक्ष में आने का फैसला क्यों किया। तो उसने पहले ही उस टूटी हुई क्षमता को अनलॉक कर लिया है। हो, उसने खुद से सोचा और उसकी आंखें थोड़ी चमक उठी क्योंकि उसे अपनी प्रतिक्रिया याद आ गई जब उसने एजरोथ को अतीत में पहली बार इस क्षमता का उपयोग करते हुए देखा था। जब एनास्तासिया अपने विचारों में खोई हुई थी, इवान ने अपनी छाया को देखा और थोड़ी देर सोचने के बाद जोडा शीर्ष रैंक 2 रक्त दानव को अपने छाया भंडारण से बुलाया। इवान को रैंक 2 शैडो अनडेड को बुलाते देख सिल्वन और अलारिक भ्रमित हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा।
इवान ने जोडा की ओर देखा, जिसे उसने बुलाया था और उसे सिल्वन और अन्य लोगों से कुछ दूरी पर ले आया था। वह इस चीज़ का उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार है। उसने धीमी आवाज़ में बड़बड़ाया और जोडा को रक्त जीवन गोला थमा दिया। जोडा ने रक्त जीवन गोला थामा और इवान को अपना सिर हिलाते हुए देखकर उसने गोला अपने मुंह में डाल लिया। अनास्तासिया, क्या तुम ऊर्जा तरंगों को रोकने के लिए हमारे चारों ओर एक अवरोध बना सकती हो? जोडा ने जब जीवन रक्त गोला अपने मुंह में डाला तो इवान पीछे हट गया और अनास्तासिया से कहा। अनास्तासिया ने इवान की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और उनके चारों ओर एक अवरोध बना दिया। जैसे ही उसने अवरोध बनाया, जोडा, जिसने अभी अभी रक्त जीवन गोला निगला था, कांपने लगा और अचानक धमाका, उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूटी, जिसने उसके आसपास के क्षेत्र को उथल पुथल कर दिया। क्या बकवास है! सिल्वन और अलारिक के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए और जब उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, तो उनके जबड़े लगभग जमीन पर गिर गए। वे जोडा को चौंकी हुई आंखों से देखा क्योंकि उसकी आभा बढ़ने लगी थी और बस कुछ ही सेकंड में ये रैंक 2 के शिखर से टूटकर शुरुआती स्तर रैंक 3 पर पहुंच गई। लेकिन शुरुआती स्तर रैंक 3 पर पहुंचने के बाद भी ये रुका नहीं और आगे बढ़ना जारी रखा। मध्य स्तर रैंक 3 NOBIN.C ओम। रैंक 3 का शिखर। सिल्वन और अलारिक अवाक रह गए, लेकिन जल्द ही उनके दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गए क्योंकि रैंक 3 के शिखर पर पहुंचने के बाद भी जोडा नहीं रुका। शुरुआती स्तर रैंक 4, मध्य स्तर रैंक 4, अंत में मध्य स्तर रैंक 4 पर पहुंचने के बाद जोडा के शरीर के भीतर की ऊर्जा शांत होने लगी, लेकिन फिर भी उसकी रैंक जल्द ही मध्य स्तर रैंक 4 की सीमा तक पहुंच गई, रैंक 4 के शिखर पर पहुंचने से बस एक कदम दूर। मध्य स्तर रैंक 4 की सीमा तक पहुंचने के बाद जोडा इवान की ओर वापस चला गया, जिसने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया और उसे अपने छाया भंडारण के अंदर वापस बुलाया। अलारिक और अन्य लोग अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी क्या हुआ था, इसलिए वे चुप रहे और अपने चेहरे पर खाली भाव के साथ उसी स्थान पर खड़े रहे। एनास्तासिया ने ब्लड लाइफ ऑर्ब के परिणाम को देखने के बाद अपना सिर हिलाया और अंदर ही अंदर आह भरी, ये सोचकर कि लाइफ स्टील की क्षमता पहले की तरह ही टूट गई थी। पूरे 1 मिनट की चुप्पी के बाद अलारिक आखिरकार अपने होश में आया और इवान को अपने चेहरे पर एक भयावह भाव के साथ देखा। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अध्याय 1043 जीवन चुराना। जीवन चुराने की क्षमता इवान को कोर इवॉल्वर्स की शक्ति निकालने और इसे एक उपभोग्य वस्तु में संघनित करने की अनुमति देती है जिसका उपयोग वह स्वयं कर सकता है या अन्य लोगों को दे सकता है। जो व्यक्ति जीवन चुराने की क्षमता द्वारा बनाई गई उपभोग्य वस्तु का उपयोग करता है, उसे उस व्यक्ति की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जिसकी शक्ति निकाली गई थी। आमतौर पर इस क्षमता की शक्ति इवान की अपनी रैंक पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, उसकी वर्तमान रैंक मध्य स्तर रैंक 2 है। अपनी वर्तमान रैंक के साथ जीवन चुराने की क्षमता की पूरी शक्ति का उपयोग करके वह मध्य स्तर रैंक 3 कोर इवॉल्वर्स की शक्ति निकाल सकता है। हालांकि यदि वह उच्च स्तर के कोर इवॉल्वर की शक्ति निकालना चाहता है तो उसके लिए अपने कोर की रैंक बढ़ाए बिना ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन कार्नेज का ब्लड बुलेट कौशल एक विशेष कौशल है जो उसे अपने रक्त सार का त्याग करके अपनी रक्त रेखा की क्षमता बढ़ाने की अनुमति देता है। ब्लड बुलेट बनाते समय उसने बड़ी मात्रा में रक्त सार का त्याग किया, इस उम्मीद में कि कार्नेज के माध्यम से अपने वंश की जीवन चोरी की क्षमता का उपयोग करके वह अपने रैंकों में अंतर के बावजूद एंडरसन को प्रभावित करने में सक्षम होगा। और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, जब उसकी जीवन चोरी की क्षमता का प्रभाव रक्त बुलेट के माध्यम से शुरू हुआ, जो कि बड़ी मात्रा में रक्त सार का त्याग करके बनाया गया था और लाखों आत्माओं द्वारा आगे बढ़ाया गया था, इसने रैंक 6 कोर रिवॉल्वर को सफलतापूर्वक प्रभावित किया। हालांकि उनके शक्ति स्तरों के बीच अंतर के कारण ब्लड बुलेट की मदद से भी जीवन चोरी की क्षमता केवल मध्य स्तर रैंक 6 के बजाय मध्य स्तर रैंक 4 के बराबर शक्ति निकालने में सक्षम थी। एवन को पहले से ही उम्मीद थी कि चाहे वह कुछ भी करे, उसके लिए एंडरसन से मध्य स्तर रैंक 6 की शक्ति निकालना असंभव होगा, इसलिए जब उसने देखा कि रक्त जीवनोप का रैंक मध्य स्तर रैंक 4 था तो वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। हालांकि यह क्षमता अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। उदाहरण के लिए, एक बार इसका उपयोग करने के बाद इवान लंबे समय तक इसका दोबारा उपयोग नहीं कर पाएगा। लाइफ स्टील क्षमता उसके रक्तरेखा की शक्ति का उपयोग करती है, जो विश्वसार या वैचारिक ऊर्जा से अलग है। हालांकि अपने रक्तरेखा की शक्ति का उपयोग करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर भी इसका उपयोग करने के बाद अपने रक्तरेखा की शक्ति को पुनः प्राप्त करने में उसे काफी समय लगता है। उसके रक्तरेखा की शक्ति एक उपभोग योग्य ऊर्जा की तरह है जो एक बार उपयोग करने के बाद गायब हो जाती है और धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है। इस तथ्य के अलावा कि वह इसका बार बार उपयोग नहीं कर सकता है, ये भी समस्या है कि ब्लड बुलेट कौशल के बढ़े हुए प्रभाव के बिना उसके लिए कोर रिवॉल्वर्स की शक्ति निकालना मुश्किल है। NOBIN.C ओम। वह रैंक 1 और 2 कोर इवॉल्वर्स की शक्ति निकाल सकता है, भले ही वे लाइफ स्टील के प्रभाव का विरोध करने की कोशिश करें, लेकिन उसकी वर्तमान रैंक के साथ
यदि रैंक 3 कोर इवॉल्वर्स अपनी पूरी ताकत से विरोध करते हैं तो उसके लिए उनकी शक्ति निकालना मुश्किल होगा। रैंक 3 कोर इवॉल्वर्स की शक्ति को बिना किसी समस्या के निकालने के लिए उसे सबसे पहले उस व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करना होगा जिसकी शक्ति वह निकालना चाहता है। इतना ही नहीं, शक्ति निकालने के बाद हालांकि वह इसे किसी को भी दे सकता है, निकाली गई शक्ति का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो इसके अनुकूल हो। ज़ोडा, जिसे इवान ने एंडरसन की शक्ति दी थी, एक रक्त दानव था। हालांकि वह एक पिशाच नहीं था, लेकिन रक्त ऊर्जा के बारे में उसकी समझ बहुत अच्छी थी। यही वजह है कि उसने उसे चुना क्योंकि ज़ोडा एंडरसन की शक्ति का पूरा उपयोग कर सकता था। अगर उसने एंडरसन की शक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को दी होती जो एलिसिया, एक्लिप्स या किसी अन्य शैडो अनडेड को देता जो एंडरसन की शक्ति के अनुकूल नहीं है, भले ही वे एक मध्यम स्तर के रैंक 4 कोर रिवॉल्वर बन गए होते, लेकिन उनके लिए एंडरसन की शक्ति का पूरा उपयोग करना असंभव होता। हालांकि इस कौशल में कुछ छोटी मोटी खामियां थीं, खास तौर पर यह कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद वह इसे थोड़े समय में दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन इवान इस कौशल से बहुत संतुष्ट था। उसने लाइफ स्टील क्षमता का उपयोग करके अपनी रैंक बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा क्योंकि वह जानता था कि यूटोपिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी शक्ति उसके साथ संगत हो। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उसके जैसे बहुत कम लोग हैं जो शून्य की वैचारिक ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि उसके कोर प्रिमोडियल मोनार्क कोर के कारण भी है। दूसरे लोगों के कोर से अलग, उसका कोर खास था। भले ही वह सिर्फ एक मध्यम स्तर का रैंक 2 कोर रिवॉल्वर था, लेकिन उसका कोर उसे अपने अधिकारों का उपयोग किए बिना भी रैंक 3 कोर रिवॉल्वर का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्ति दे सकता था। प्राइमोडियल मोनार्क कोर जैसे कोर की शक्ति को अन्य लोगों की शक्ति को अवशोषित करके नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इवान को इस तथ्य की परवाह नहीं थी क्योंकि उसने कभी भी लाइफ स्टील क्षमता का उपयोग करके अपने कोर की रैंक बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा था। वह पहले से ही खुश था कि वह इस कौशल का उपयोग करके अपने शैडो अनडेड की रैंक बढ़ा सकता है। वर्तमान इवान के लिए, जब तक वह कई विरोधियों के खिलाफ नहीं लड़ रहा था, तब तक उसके शैडो अनडेड बहुत मददगार नहीं थे क्योंकि उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी, जबकि उसके शैडो अनडेड उसके साथ बने रहने के लिए अपनी रैंक नहीं बढ़ा सकते थे। लेकिन लाइफ स्टील क्षमता का उपयोग करके वह अपने शीर्ष शैडो अनडेड की रैंक तेजी से बढ़ा सकता था, जिससे उसकी शक्ति में बहुत वृद्धि होगी। जब इवान ने सिल्वन और अलारिक को लाइफ स्टील क्षमता के बारे में बताया तो वे दोनों चौंक गए और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। अलारिक ने इवान से डार्क फॉरेस्ट में कुछ बेकार राक्षसों की शक्ति निकालने और उसे कुछ अन्य राक्षसों को देने के लिए कहने के बारे में भी सोचा जो उसके लिए काम कर सकते थे। दूसरी ओर सिल्वन इवान से कुछ कल्पित बौनों की शक्ति निकालने और ड्रार्ड्स की शक्ति बढ़ाने के लिए कहने के बारे में सोच रहा था। हालांकि सिल्वन एक दयालु व्यक्ति था, लेकिन वह कल्पित बौनों से बहुत नफरत करता था और उन्हें मारने में बुरा नहीं मानता था। जब इवान ने लाइफ स्टील क्षमता के बारे में सुनने के बाद सिल्वन और अलारिक के हाव भाव देखे तो उसका चेहरा अजीब हो गया क्योंकि उसे लगा कि ये दोनों बूढ़े लोग किसी भयावह चीज के बारे में सोच रहे हैं। निश्चित रूप से हम एक खलनायक संगठन की तरह बनते जा रहे हैं जो दुनिया को नष्ट करना चाहता है। जब उसने उनके हाव भाव देखे तो उसने सोचा और महसूस किया कि अगर वह अपनी समझदारी को बनाए रखना चाहता है तो उसे उनसे दूरी बनाए रखने की जरूरत है। शायद अब जब मैं अपने शैडो अनडेड की रैंक बढ़ा सकता हूं तो मुझे कुछ जवाब पाने के लिए यूटोपिया की उस लानत मलामत वाली वर्जित भूमि पर जाना चाहिए। अध्याय 1044 वापसी भाग 1। आशा करते हैं कि वह व्यक्ति सहमत हो जाएगा, अन्यथा ये समय की बर्बादी होगी। इवान ने इत्मीनान से उड़ते हुए कहा, पिछली रात हमने जो किया उसके बाद उसके द्वारा पिछली बार प्रस्तावित प्रस्ताव पर सहमत होने की संभावना काफी अधिक है। एनास्तासिया ने इवान के बगल में उड़ते हुए अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ उत्तर दिया। उम्मीद है तुम सही हो, इवान ने एक आह भरते हुए कहा और जल्द ही वे दोनों उस पहाड़ी घाटी में पहुंच गए जहां लावा दानव छिपे हुए थे। पहाड़ी घाटी के अंदर कदम रखते ही वे दोनों पहाड़ की दीवार के सामने आ गए जहां गुफा का प्रवेश द्वार था। छिपने की संरचना के कारण प्रवेश द्वार छिपा हुआ था, लेकिन जब एनास्तासिया और इवान पहाड़ की दीवार के सामने रुके तो संरचना का प्रभाव गायब हो गया और उन्होंने 3 लावा दानवों को देखा जिन्होंने पिछली बार उन पर हमला किया था, जो अपने चेहरों पर घबराहट के भाव के साथ गुफा के अंदर खड़े थे। हालांकि वे इवान और अनास्तासिया की असली पहचान नहीं जानते थे, फिर भी वे अनास्तासिया से डरे हुए थे जिसने पिछली बार उन्हें आसानी से वश में कर लिया था। ऐसा लगता है कि ये बच्चे तुमसे डरते हैं, इवान ने अनास्तासिया से अपने चेहरे पर एक मनोरंजक भाव के साथ कहा। तुम वाकई एक बहुत बड़ी खलनायिका हो जो बच्चों को डराना पसंद करती हो। इवान की बात सुनकर अनास्तासिया की आंखें झपक गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चेहरे पर भावहीन भाव के साथ अंदर चली गई। इवान भी उसके पीछे पीछे गया और जब वह 3 लावा राक्षसों के पास से गुजरा तो उसने उन्हें धीमी आवाज में चेतावनी दी। उससे सावधान रहो, उस महिला का व्यक्तित्व बहुत दुष्ट है। कुछ समय पहले उसने एक निर्दोष व्यवसायी को श्राप देकर अपना गुलाम बना लिया था क्योंकि वह उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी।
इवान की बात सुनकर तीनों लावा राक्षसों के चेहरे पीले पड़ गए और उन्होंने अनास्तासिया को देखा जो आगे चल रही थी। उनकी आंखों में डर था। इवान तीन मासूम लावा राक्षसों की प्रतिक्रियाओं से संतुष्ट था और जल्दी से अनास्तासिया का पीछा किया, जिसके चेहरे पर एक चिड़सी झलक रही थी। जैसे ही इवान अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अनास्तासिया का पीछा कर रहा था, एक काली सुनहरी रोशनी चमक उठी और एलोरा उसके कंधे पर दिखाई दी। पिताजी, क्या आपने जो कहा वह सच है? क्या माँ वाकई एक दुष्ट व्यक्तित्व वाली बड़ी दुष्ट महिला है? एलोरा ने इवान का सिर पकड़ते हुए उत्सुक स्वर में पूछा ताकि वह उसके कंधे से नीचे न गिर जाए। जब इवान ने एलोरा की बात सुनी तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही वह अपने होश में आ गया और जवाब देने ही वाला था कि उसने देखा कि अनास्तासिया ने चलना बंद कर दिया था और संकुचित आंखों से उसे देख रही थी। अनास्तासिया की संकुचित आंखों को देखकर उसे लगा कि अगर उसने कहा कि वह वास्तव में एक दुष्ट महिला है तो उसे कुछ दिनों तक उच्च गुणवत्ता वाला भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए उसने धोखे से अपने द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को बदल दिया। तुम किस बारे में बात कर रही हो एलोरा? क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी माँ बहुत दयालु व्यक्ति है? अगर वह दुष्ट खलनायक होती तो वह हर दिन आपके लिए स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाती, है न? ओह! इवान की बात सुनकर एलोरा ने अपना सिर हिलाया और महसूस किया कि उसने जो कहा वह सही था। तो जो व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन देता है वह एक अच्छा व्यक्ति है, और जो व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन नहीं देता वह एक दुष्ट व्यक्ति है। एलोरा ने मन ही मन सोचा और उसके चेहरे पर समझ की एक झलक दिखाई दी, जैसे कि उसे अभी अभी ज्ञान प्राप्त हुआ हो। इवान ने एलोरा की ओर देखा, जो अभी अभी दुनिया की सच्चाई की खोज कर रही थी, और उसे लगा कि वह कुछ बेवकूफ़ी भरी बातें सोच रही है, लेकिन उसने कुछ न कहने का फैसला किया। एनास्तासिया ने भी इवान की प्रतिक्रिया सुनकर थोड़ा मुस्कुराया और एलोरा के सिर पर थपथपाया। जब हम वापस आएंगे तो मैं आपके लिए बहुत सारे अच्छे व्यंजन बनाऊंगी। एनास्तासिया की बात सुनकर एलोरा की आंखें चमक उठीं और उसने खुशी से अपना सिर हिलाया। उसकी माँ उसे स्वादिष्ट भोजन दे रही है, इसलिए वह निश्चित रूप से एक दुष्ट व्यक्ति नहीं है। ऐसा लगता है मैं अभी भी उच्च गुणवत्ता वाला भोजन प्राप्त कर सकता हूं जो मेरे कोर की रैंक बढ़ा सकता है। इवान ने भी अपने मन में सोचा। NO12BN.C ओम। ठीक है एलोरा, अभी के लिए वापस जाओ, उसने लाल बालों वाली लड़की से कहा और उसे वापस जाने के लिए कहा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह सीरोत के सामने आए। एलोरा ने इवान की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और उसके आत्मा स्थान में वापस चली गई। एक बार जब एलोरा वापस चली गई तो अनास्तासिया ने इवान को देखा और एक सपाट आवाज में कहा, तुम्हें एक सप्ताह तक कोई भोजन नहीं मिलेगा क्या? इवान अनास्तासिया की बात सुनकर दंग रह गया और उसके चेहरे पर एक हैरान नज़र से उसे देखा। इवान की हैरान नज़र देखकर अनास्तासिया ने कुछ नहीं कहा और गुफा में और अंदर चली गई। जब इवान ने अनास्तासिया को दूर जाते देखा तो उसका मुंह फड़क उठा और उसने उसका पीछा करते हुए शिकायत की, मुझे एक पूरे सप्ताह तक कोई भोजन नहीं मिलेगा। मुझे मत बताओ कि मुझे अब से सोफे पर सोने की ज़रूरत है। इवान की बात सुनकर अनास्तासिया के होंठ ऊपर की ओर उठे और उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, नहीं, सोफे पर नहीं, अब से तुम मेरे साथ सोओगे। यह महिला, वह वास्तव में अपनी खुद की स्क्रिप्ट बना रही है। इवान ने अनास्तासिया की आवाज़ सुनी तो वह अवाक रह गया। जल्द ही वे दोनों गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए जहां उन्होंने पिछली बार सीरोत से बात की थी। जब वे पहुंचे तो उन्होंने सीरोत को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उसका इंतजार करने लगे। आने से पहले अनास्तासिया ने उसे पहले ही सूचित कर दिया था, इसलिए उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि वह उनसे नहीं मिल पाएगा। लगभग आधे घंटे बाद इवान और अनास्तासिया ने गलियारे के अंत में लोहे का दरवाज़ा खुला देखा और सीरोत कमरे से बाहर चला गया। जब अनास्तासिया ने सीरोत को अपनी ओर आते देखा तो उसने कहा, ऐसा लगता है कि तुम उस कवच को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। सीरोत ने अनास्तासिया की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, कवच अभी भी पूरा होने से बहुत दूर है। इसे पूरा होने में अभी भी कुछ समय लगेगा। अनास्तासिया को सीरोत की बात सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि उच्च स्तरीय वस्तुओं को संसाधित करना और उनसे कलाकृति बनाना आसान नहीं था। इसलिए उसने इस बारे में बात नहीं की और सीधे मुख्य विषय पर चली गई। तुम्हें पता है कि हम यहाँ क्यों हैं, है न? अनास्तासिया की बात सुनकर सीरोत चुप हो गया। सीरोत को चुप देखकर इवान और अनास्तासिया ने कुछ नहीं कहा और उसके सोचने का इंतजार किया। 1 मिनट की चुप्पी के बाद सीरोत ने इवान की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुमने संचार क्रिस्टल पर जो बताया वह सच है? मेरे पास तुमसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। भले ही तुम मुझ पर विश्वास न करो, तुम 1 या 2 दिन में खुद ही इसके बारे में पता लगा लोगे। तुम सही हो। इवान की बात सुनकर सीरोत ने आह भरी और सब कुछ सोचने के बाद उसने दृढ़ निश्चयी आंखों से इवान की ओर देखा। मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। सीरोत की बात सुनकर इवान और अनास्तासिया मुस्कुराए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, सीरोत ने एक बार फिर बात की। हालांकि मेरी एक शर्त है। अध्याय 1045 वापसी भाग 2।
पलक झपकते ही इवान और अनास्तासिया को सीरोत से मिलने गए 10 दिन बीत गए। इन 10 दिनों के दौरान यूटोपिया में कई चीजें हुईं और सभी गुटों में उथल पुथल मची रही, खासकर ब्लडमून साम्राज्य, ड्रैगन द्वीप और गेहेना साम्राज्य। जिस क्षण एंडरसन को इवान और अंतरिक्ष अलगाव गठन में अन्य लोगों द्वारा मार दिया गया, ब्लडमून साम्राज्य के उच्च अधिकारी सतर्क हो गए क्योंकि उन्होंने पाया कि उसका आत्मा दीपक टूट गया था। स्थिति की जांच करने के लिए एक शीर्ष रैंक 5 पिशाच तुरंत उस स्थान पर आया जहां एंडरसन की मृत्यु हुई थी। पिशाच ने टेलीपोर्टेशन गठन का उपयोग करके सीधे मैग्मारा साम्राज्य में पहुंचा और वहां से उसे उस स्थान पर पहुंचने में बस कुछ ही मिनट लगे जहां एंडरसन की मृत्यु हुई थी। क्योंकि वह एंडरसन की मृत्यु के कुछ ही मिनट बाद वहां पहुंचा था, रैंक 5 पिशाच ने वहां हलफास की बेहोश आकृति देखी। हलफास की बेहोश आकृति और उस स्थान पर एंडरसन की ऊर्जा आभा को देखकर उसके दिमाग में कई परिदृश्य आए और उसे यह निष्कर्ष निकालने में देर नहीं लगी कि एंडरसन और हलफास के बीच लड़ाई छिड़ गई होगी। लड़ाई के दौरान एंडरसन ने हलफास को गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन अंत में उनके रैंक में अंतर के कारण उसे हलफास ने मार डाला। बेशक ये सिर्फ उसका अनुमान था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह सही था या नहीं, लेकिन तबाही और आसपास के माहौल को देखते हुए उसे लगा कि एंडरसन के हलफास द्वारा मारे जाने की संभावना बहुत अधिक थी। स्थिति की पुष्टि करने के बाद रैंक 5 के पिशाच ने हलफास को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि हलफास बेहोश था, फिर भी वह एक मध्यम स्तर का रैंक 6 कोर रिवॉल्वर था। रैंक 5 के पिशाच को डर था कि अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो वह भी मारा जाएगा, इसलिए उसने पहले अन्य पिशाचों को जो कुछ भी मिला था उसके बारे में सूचित करने का फैसला किया। अपने संचार क्रिस्टल का उपयोग करते हुए पिशाच ने ब्लडमून साम्राज्य से संपर्क किया और उसने जो कहा उसे सुनने के बाद ब्लडमून साम्राज्य के सभी उच्च अधिकारी क्रोधित हो गए, ये सोचकर कि यह हलफास था जिसने एंडरसन को मार डाला। एंडरसन ब्लडमून साम्राज्य के 5 रैंक 6 कोर इवॉल्वर्स में से एक था, इसलिए यह कोई छोटी बात नहीं थी। जल्द ही रैंक 5 पिशाच को खबर मिली कि रैंक 6 पिशाच उसके स्थान पर आएगा और उसे हॉलफास पर नजर रखने के लिए कहा। रैंक 5 पिशाच ने राहत की सांस ली जब ब्लडमून साम्राज्य के अधिकारियों ने उसे हॉलफास को पकड़ने के लिए नहीं कहा और उसे केवल उस पर नजर रखने और रैंक 6 पिशाच के आने का इंतजार करने के लिए कहा। रैंक 5 पिशाच के लिए दुर्भाग्य से रैंक 6 पिशाच के आने से पहले हॉलफास को होश आ गया और आसपास के माहौल को देखने और एंडरसन की ऊर्जा आभा को धीरे धीरे गायब होते हुए महसूस करने के बाद उसे तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा था और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। उसने रैंक 5 पिशाच को देखा जो उसे सावधानी से घूर रहा था और उसे लगा कि चीजें गड़बड़ हो गई हैं, इसलिए वह तुरंत एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का उपयोग करके चला गया, सीधे गेहेना साम्राज्य की राजधानी में लौट आया। रैंक 5 पिशाच का चेहरा टेलीपोर्टेशन गठन का उपयोग करके हॉलफास को जाते हुए देखने के बाद अच्छा नहीं था क्योंकि उसे उस पर नजर रखने के लिए कहा गया था। हेलफास के जाने के कुछ मिनट बाद रैंक 6 का पिशाच आखिरकार आया, लेकिन जब उसने सुना कि हेलफास टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करके चला गया है तो वह भौचक्का रह गया और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। दोनों पिशाचों ने हेलफास के पीछे जाने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन ब्लडमून साम्राज्य में लौटने का फैसला किया क्योंकि उन्हें पता था कि अब हेलफास को पकड़ना उनके लिए असंभव होगा क्योंकि वह गेहेना साम्राज्य की राजधानी में लौट आया था। दोनों पिशाचों के ब्लडमून साम्राज्य में लौटने के बाद उन्होंने दूसरों को बताया कि क्या हुआ था और जल्द ही एंडरसन की मौत की खबर पूरे साम्राज्य में फैल गई। एंडरसन की मौत वाली जगह पर होश में आने के बाद हेलफास ने पहले ही स्थिति का अंदाजा लगा लिया था, इसलिए जब वह गेहेना साम्राज्य की राजधानी में वापस आया तो सबसे पहले उसने साम्राज्य के सभी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को बंद कर दिया ताकि दूसरे लोग वहां न आ सकें। हालांकि ऐसा करने से लोगों को संदेह हो सकता था कि वह वास्तव में एंडरसन को मारने वाला अपराधी था, लेकिन उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वर्तमान में वह गंभीर रूप से घायल था और यदि उसने टेलीपोर्टेशन संरचनाओं को बंद नहीं किया और कोई दुश्मन संरचना का उपयोग करके उससे निपटने के लिए आया तो यह उसके लिए एक आपदा होगी। जब हॉल्फ्स असहाय महसूस कर रहा था तो उसे अपने टूटे हुए कवच में एक छोटी बोतल फंसी हुई मिली। जब हॉल्फ्स ने बोतल को देखा तो उसका चेहरा बहुत ठंडा हो गया और उसने घृणा से अपने दांत पीस लिए। NOWELL-BE-IN.C ओम। उसने जो छोटी बोतल पाई उसमें लगभग 50 मिलीलीटर लाइफ वाटर था। हॉल्फ्स को खुश होना चाहिए था कि उसे लाइफ वाटर मिल गया जो उसे उसकी चोटों से उबरने में मदद कर सकता था, लेकिन वह खुश नहीं था क्योंकि वह जानता था कि यह एक जाल था। नीलामी के कारण सभी को पहले से ही पता था कि यह हेंडरसन था जिसने सफलतापूर्वक लाइफ वाटर खरीदा था। इसके अलावा रैंक 5 पिशाच ने स्पष्ट रूप से देखा था कि हॉल्फ्स गंभीर रूप से घायल था। लाइफ वाटर के अलावा ऐसी बहुत सी वस्तुएं नहीं थीं जो उसे उसकी चोटों से जल्दी उबरने में मदद कर सकती थीं। अगर वह ठीक होने के लिए लाइफ वाटर का इस्तेमाल करता तो लोग तुरंत सोचते कि उसने एंडरसन को मार दिया और अपने लाइफ वाटर का इस्तेमाल खुद को ठीक करने के लिए किया। अगर वह लाइफ वाटर का इस्तेमाल करके खुद को ठीक करता तो वह इस संदेह को दूर नहीं कर पाता कि उसने ही एंडरसन को मारा है।
लेकिन अगर वह लाइफ वाटर का इस्तेमाल न करने का फैसला करता और गेहेना साम्राज्य में एक शक्तिशाली दुश्मन प्रकट होता तो उसके लिए अपने घायल शरीर से खुद का बचाव करना असंभव होता। सरल शब्दों में, अगर वह लाइफ वाटर का इस्तेमाल नहीं करता तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता, और अगर वह लाइफ वाटर का इस्तेमाल करता तो वह और भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। सब कुछ सोचने के बाद हेल्प्स ने अपने दांत पीस लिए और खुद को ठीक करने के लिए लाइफ वाटर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। हालांकि वह जानता था कि इससे भविष्य में उसके लिए समस्याएं पैदा होंगी, लेकिन वह अपनी चोटों के कारण एक शक्तिशाली दुश्मन द्वारा मारे जाने के बारे में अधिक चिंतित था। लाइफ वाटर का इस्तेमाल करके खुद को ठीक करने के 2 दिन बाद ब्लडमून साम्राज्य का एक प्रतिनिधि उससे मिलने आया। ये देखकर कि हेल्पस पूरी तरह से ठीक हो गया है, पिशाच की आंखें ठंडी हो गईं। उसने तुरंत मान लिया कि हेल्पस ने खुद को ठीक करने के लिए एंडरसन के जीवन जल का इस्तेमाल किया है। हेल्पस ने पिशाच की ठंडी सूरत देखकर खुद को बहुत असहाय महसूस किया और बताया कि यह सब ड्रैगन आइलैंड्स की एक साजिश थी। उसने बताया कि उसने एंडरसन को नहीं मारा, बल्कि उस पर एक मादा ड्रैगन ने हमला किया था जिसने उसे घायल कर दिया था। हॉलफास के आरोप के कारण ड्रैगन द्वीप क्रोधित हो गए और स्पष्ट रूप से कहा कि वह केवल बकवास कर रहा था। हॉलफास की स्थिति पहले से ही अच्छी नहीं थी, लेकिन उस समय एल्वेनशाइन साम्राज्य भी आगे आया और कहा कि एंडरसन को मारने वाला हॉलफास ही था। उनके अनुसार जीवन जल खरीदने के लिए मैग्मारा साम्राज्य गए कल्पित बॉनों की टीम वापस आते समय एंडरसन और हॉलफास के बीच लड़ाई में आ गई। कल्पित बॉनों को देखने के बाद हॉलफास ने उन्हें मारने की कोशिश की। हालांकि एंडरसन के साथ लड़ाई के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सका। हॉलफास की चोटों का फायदा उठाते हुए कल्पित बॉनों की टीम टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का उपयोग करके भाग गई, लेकिन फिर भी उसके द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गई। क्योंकि हॉलफास ने कल्पित बॉनों की टीम को मारने की कोशिश की, इसलिए एल्वेनशाइन साम्राज्य भी उसके खिलाफ हो गया। जैसे जैसे एक के बाद एक गुट गेहेना साम्राज्य पर दबाव डालते गए, इसकी स्थिति खराब होने लगी और वर्तमान में इसे कई ताकतों द्वारा निशाना बनाया जा रहा था। गेहेना साम्राज्य की स्थिति को देखने के बाद इवान और अन्य, जिन्होंने ये सब किया, ने पहले बिस्किट नामक एक ब्लैकबर्ड का अपहरण कर लिया और अंत में ड्राइड्स की छिपी हुई दुनिया में लौट आए। अध्याय 1046 तुम कहाँ जा रहे हो? इवान आराम से एक पहाड़ की चोटी पर लेटा हुआ था, अपने चेहरे पर एक सुकून भरी नज़र के साथ तैरते बादलों को देख रहा था। उसके बगल में एलोरा भी लेटी हुई थी, उसके हाथ उसके सिर के नीचे थे। वह मीठी शहद वाली घास का एक डंठल चबा रही थी। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था, जैसे कि वह किसी बहुत महत्वपूर्ण बात के बारे में सोच रही हो। इवान ने अपनी आंखों के कोने से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर विचारशील भाव देखकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसे यकीन था कि हालांकि वह गंभीर दिख रही थी, वह बस इस बारे में सोच रही थी कि उसे आज रात क्या खाना चाहिए। हालांकि उसे यकीन था कि वह खाने के बारे में सोच रही थी, फिर भी उसने उससे पूछने का फैसला किया, तुम किस बारे में सोच रही हो? इवान की बात सुनकर एलोरा ने अपना सिर नहीं घुमाया और बादलों को देखते हुए ही उसने तीखी आवाज में जवाब दिया, मैं सोच रही हूं कि आज रात माँ का बनाया खाना खाऊं या अंकल बिस्किट से मेरे लिए कुछ पकाने को कहूं। जैसा कि उम्मीद थी, इवान ने एलोरा की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और उसे परेशान न करने का फैसला किया। उसने बादलों की ओर देखा और हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में सोचा। इवान और अन्य लोगों द्वारा एंडरसन को मारे हुए 1 महीना हो चुका था। एंडरसन की मौत के कारण ब्लडमून साम्राज्य भी लड़ाई में शामिल हो गया और वर्तमान में गेहेना साम्राज्य में स्थिति बहुत भयावह थी। हालांकि कोई बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन यूटोपिया में माहौल बहुत तनावपूर्ण था, क्योंकि हर कोई महसूस कर सकता था कि यह तूफान से पहले की शांति थी। पहले ड्रैगन द्वीप गेहेना साम्राज्य के साथ मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहते थे, लेकिन अब जब ब्लडमून साम्राज्य ने भी गेहेना साम्राज्य पर दबाव डालना शुरू कर दिया, तो उन्होंने मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का विचार छोड़ दिया। इसके अलावा हेल्पस लगातार ड्रैगन आइलैंड्स पर एंडरसन को मारने का आरोप लगा रहा था। उसने दावा किया कि उसे एंडरसन ने नहीं बल्कि एक ड्रैगन ने घायल किया था, और कहा कि यह सब ड्रैगन आइलैंड्स की साजिश थी। हालांकि कुछ लोगों को लगा कि कोई गेहेना साम्राज्य को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे इसके बारे में निश्चित नहीं हो सकते थे, खासकर तब जब एल्वेनशाइन साम्राज्य ने घोषणा की कि जो कल्पित बौने जीवन जल खरीदने के लिए मैग्मारा साम्राज्य गए थे, उन्होंने हेल्पस और एंडरसन को लड़ते हुए देखा था। और एंडरसन को मारने के बाद हेल्पस ने कल्पित बौनों को मारने की भी कोशिश की। इतने सारे आरोपों के सामने गेहेना साम्राज्य कुछ नहीं कर सका और वर्तमान में लॉकडाउन की स्थिति में था, जिसके अंतर्गत अधिकांश राज्य युद्ध की तैयारी कर रहे थे। ये कहा जा सकता है कि यदि बैफोमेट जल्द ही नहीं आता है, तो गेहेना साम्राज्य के ढह जाने की बहुत अधिक संभावना है, खासकर इसलिए क्योंकि अधिकांश राक्षस स्वभाव से क्रूर हैं और युद्ध शुरू होने से पहले ही आंतरिक संघर्ष शुरू करने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। अधिकांश गुट वर्तमान में गेहेना साम्राज्य, ड्रैगन द्वीप और ब्लडमून साम्राज्य के बीच की स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं और लगभग मेरे बारे में भूल गए हैं। इवान ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सोचा।
जब प्राचीन का मकबरा ढह गया और उसके बारे में खबर सामने आई तो अधिकांश लोग उसे खोज रहे थे, न केवल इसलिए क्योंकि उसने मकबरे में हजारों लोगों को मार डाला था, बल्कि छाया सम्राट के साथ उसके संबंधों के कारण भी। लेकिन वर्तमान में अराजक स्थिति के कारण बहुत से लोग उसे खोज नहीं रहे थे। मुझे लगता है कि मैं आखिरकार अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ सकता हूं, इवान ने खुद से कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। पिताजी, क्या आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं? अचानक जब इवान अपने विचारों में खोया हुआ था, एलोरा ने अपने शरीर को उसके करीब खींचते हुए पूछा। इवान ने एलोरा की बात सुनकर आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन जब उसे याद आया कि वह उसकी आत्मा से जुड़ी हुई है और उसकी कुछ भावनाओं को महसूस कर सकती है, तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक गायब हो गई और उसने अपनी आंखें खोलीं। हाँ, मैं जल्द ही कुछ चीजों की पुष्टि करने के लिए एक जगह जा रहा हूँ, उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहा। तुम कहाँ जा रहे हो? इवान ने एलोरा की बात सुनकर अपनी ठुड्डी रगड़ी और चंचल स्वर में कहा, मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूं जहां तुम इस दुनिया का सबसे अच्छा खाना खा सकोगे। हाँ, एलोरा ने इवान की बात सुनकर आश्चर्यचकित होकर तुरंत उठकर बैठ गई और उम्मीद भरी आंखों से उसकी ओर देखने लगी। ये कौन सी जगह है पिताजी? एलोरा की बात सुनकर इवान के हाव भाव गंभीर हो गए और उसने सिर हिलाते हुए कहा, ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्या? इवान की बात सुनकर एलोरा दंग रह गई, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। पिताजी, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, है न? तुम सिर्फ इतना स्वादिष्ट खाना अकेले ही खाना चाहते हो। मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना रही हूँ एलोरा। वह जगह वाकई बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों के लिए नहीं। एलोरा ने सोच समझकर इवान की ओर देखा और एक पल बाद उसने उत्सुकता भरी आवाज़ में पूछा, पिताजी, क्या तुम वेश्यालय जाने की योजना बना रहे हो? एलोरा की बात सुनकर इवान की आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं और वह तुरंत उठकर बैठ गया। तुम्हें ये शब्द किसने बताया? उसने आंखें खोलकर पूछा। उसे लगा कि कोई उसकी बेटी को भ्रष्ट कर रहा है। कुछ दिन पहले जब मैं दादाजी सिल्वन और दादाजी अलारिक से कैंडी मांगने गई थी, तो मैंने उन्हें वेश्यालय के बारे में बात करते हुए सुना। जब मैंने उनसे पूछा कि वेश्यालय क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यह बच्चों के लिए जगह नहीं है। वे दो कमीने। इवान ने एलोरा की बात सुनकर अपने दांत पीस लिए और सिल्वन और अलारिक को पीटने का मन किया। सुनो एलोरा, भविष्य में उन दो बदबूदार बूढ़ों के आसपास सावधान रहना और उनसे दूर रहना। हाँ, एलोरा उलझन में थी जब इवान ने उसे सिल्वन और अलारिक से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन अंत में उसने अपने पिता की बात सुनने का फैसला किया और अपना सिर हिला दिया। तो क्या तुम वेश्यालय जा रही हो? उसने एक बार फिर उत्सुक स्वर में पूछा। एलोरा की बात सुनकर इवान का मुंह फड़क उठा और उसने अपना सिर हिला दिया। मैं वेश्यालय नहीं जा रहा हूँ, और वैसे क्या तुम जानती भी हो कि वेश्यालय क्या होता है? NOWELL-BEACOM। एलोरा ने इवान की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और कहा कि उसे नहीं पता कि वेश्यालय क्या होता है, बस इतना ही कि यह एक ऐसी जगह है जहां बच्चे नहीं जा सकते। इवान ने एलोरा की बात सुनकर आह भरी और अपना सिर हिलाया। इसे भूल जाओ, मैं जब जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, उसने दूर की ओर देखते हुए कहा। मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकता, नहीं तो वे दो बूढ़े कमीने मेरी बेटी को भ्रष्ट कर देंगे। एलोरा की आंखें चमक उठी जब उसने सुना कि इवान उसे अपने साथ ले जाएगा। एलोरा की चमकती आंखों को देखकर इवान ने उसे जमीन से उठाया और हल्की आवाज में कहा, पहले मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। हम जिस जगह जा रहे हैं वह ऐसी जगह नहीं है जहां हम स्वादिष्ट खाना खा सकें। इसके बजाय यह ऐसी जगह है जहां हम दूसरों के लिए भोजन बन सकते हैं। अध्याय 1047 निषिद्ध भूमि की ओर प्रस्थान भाग 1। एलोरा के साथ इवान ड्रैड्स की बंद दुनिया में एक विशेष क्षेत्र में आया। बंद दुनिया के अन्य स्थानों के विपरीत, जो आमतौर पर हरे पेड़ों, पहाड़ों और नदियों से भरे होते थे, ये स्थान पूरी तरह से दूरस्थ था, जहां पेड़ों या अन्य वनस्पतियों का कोई संकेत नहीं था। क्षेत्र में जमीन पूरी तरह से समतल थी और दरारों से भरी हुई थी। मिट्टी गहरे भूरे रंग की थी और समय समय पर दरार वाली जमीन से गर्म भाप के फटने निकलते थे। क्षेत्र में तापमान बहुत अधिक था, एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां एक सामान्य रैंक 1 कोर रिवॉल्वर को भी खुद को बचाने के लिए विश्वसार का उपयोग करना पड़ता अगर वे पसीने से तरफवारा नहीं बनना चाहते थे। जब इवान नए परिदृश्य को देखते हुए चल रहा था तो वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि पृथ्वी जीनोम ज्वाला वास्तव में भूमि को लावा दानवों के लिए पूरी तरह से अनुकूल बनाने के लिए उपयुक्त है, उसने धीमी आवाज में कहा और जल्द ही कुछ पत्थर की संरचनाएं देखी जो घरों की तरह दिख रही थीं। जैसे ही इवान घरों के करीब पहुंचा, उसने कई लावा दानवों को देखा जो अपना काम कर रहे थे, अपने लिए सबसे उपयुक्त वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब इवान और अन्य लोग मैग्मारा साम्राज्य से ड्रैड्स की बंद दुनिया में वापस आए, तो वे सीरोथ और अन्य लावा दानवों को भी वापस ले आए। उनके लिए सीरोथ को अपने साथ आने के लिए मनाना मुश्किल नहीं था, क्योंकि लावा दानव पहले से ही उस छोटे से छिपे हुए क्षेत्र में रहने से थक चुके थे जहां पृथ्वी जीनोम अग्नि स्थित थी।
इसके अलावा सीरोत के साथ अपनी पहली मुलाकात में अनास्तासिया ने उल्लेख किया था कि उसे वाल्टेयर से उसके बारे में जानकारी मिली थी। वाल्टेयर ही वह व्यक्ति था जिसने सीरोत को लोहार बनाना सिखाया था, इसलिए उसने नहीं सोचा था कि वह लावा दानवों के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति को जानकारी देगा जो उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। अंत में लावा दानवों की स्थिति पर विचार करने के बाद सीरोत ने अनास्तासिया और इवान के प्रस्ताव को स्वीकार करने और ड्रैड्स की बंद दुनिया में जाने का फैसला किया। जाने से पहले सीरोत ने एक शर्त भी रखी कि वह वाल्टेयर से मिलना चाहता है। अनास्तासिया ने आसानी से उसके अनुरोध पर सहमति जताई, लेकिन उसे बताया कि वाल्टेयर वर्तमान में किसी काम में व्यस्त है और उससे मिलने में उसे कुछ साल लगेंगे। सीरोत 30,000 साल से ज्यादा पुराना था, इसलिए कुछ सालों का इंतजार करना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वह सहमत हो गया और दूसरे लावा दानवों के साथ ड्रैड्स की बंद दुनिया में चला गया। अब कीमिया के लिए हमारे पास ऑक्टेवियस है और फोजिंग के लिए हमारे पास सीरोत है, इवान ने मन ही मन सोचा और थोड़ा मुस्कुराया। जैसे ही उसने कीमिया के बारे में सोचा, इवान को अचानक अमारा की याद आ गई और उसे सिरदर्द होने लगा। वह अभी भी उस प्राचीन कीमिया की चीज को ठीक से समझने की कोशिश करने पर अड़ी हुई है। उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया और अपनी भौहें रगड़ी। प्राचीन की कब्र में इवान को प्राचीन कीमिया के बारे में जानकारी मिली थी। जब उसने इसे अमारा को दिखाया तब से वह इसे सीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके प्रयास कोई फल नहीं दे रहे थे। प्राचीन कीमिया को समझने के लिए उसकी रैंक बहुत कम है। शायद मुझे लाइफस्टाइल कौशल का उपयोग करके उसकी रैंक बढ़ाने में उसकी मदद करनी चाहिए। इवान ने खुद से सोचा और अपने शरीर के भीतर रक्त रेखा शक्ति की जांच की। उसे अपनी रक्त रेखा शक्ति का उपयोग किए हुए 1 महीना हो गया है और ये लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया था। सिर्फ 1 या 2 दिनों में उसे यकीन हो गया कि वह एक बार फिर से जीवन चोरी की क्षमता का उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा। हालांकि मैं उसकी मदद करने के लिए जीवन चोरी का उपयोग कर सकता हूं, मुझे अभी भी एक अच्छा लक्ष्य खोजने की जरूरत है, इवान ने बुदबुदाया और अचानक एक उम्मीदवार उसके दिमाग में आया। हालांकि यह थोड़ा परेशानी भरा होगा, लेकिन यह असंभव नहीं है। गहरी सोच में डूबे इवान जल्द ही एक पत्थर के घर के सामने पहुंच गए जो लावा दानवों द्वारा बनाए गए अन्य घरों से बहुत अलग था। हालांकि अन्य घरों की तरह ही यह भी पत्थरों से बना था, लेकिन भूरे पत्थरों के विपरीत इस घर को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थर गहरे बैंगनी रंग के थे और घर के आसपास का तापमान अन्य क्षेत्रों की तुलना में लगभग 5 या 6 गुना अधिक था। अरे, यह अच्छा है कि मेरी शारीरिक स्थिति सामान्य कोर इवॉल्वर्स से बेहतर है, अन्यथा मैं निर्जलीकरण से मर सकता था। इवान ने शिकायत करते हुए घर का दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खुला, गर्म हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर लगा। उसी समय आसपास का तापमान और भी बढ़ गया और उसे गर्मी से बचने के लिए अपने शरीर को ढकने के लिए प्रिज्मेटिक फायर का इस्तेमाल करना पड़ा। बस वहां खड़े होकर दरवाज़ा बंद मत करो। जब इवान अचानक बड़े तापमान से तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था तो उसने थोड़ी चिढ़ वाली आवाज़ सुनी। तुम हमेशा एक चिड़चिड़े बूढ़े आदमी की तरह क्यों व्यवहार करते हो जो हमेशा बुरे मूड में रहता है? इवान ने सीरोत की चिढ़ वाली आवाज़ सुनकर आंखें घुमाईं और घर में घुस गया, अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। घर में घुसने पर इवान ने देखा कि फर्श पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, हर जगह अलग अलग तरह की सामग्री बिखरी हुई थी। घर के अंत में लगभग 10 मीटर व्यास का एक गड्ढा था जिसके भीतर एक गहरी नारंगी लौ जल रही थी। जलते हुए गड्ढे के बीच में गहरे बैंगनी पत्थर से बना एक मंच था और सीरोत उस पर खड़ा होकर अपना काम कर रहा था। सीरोत ने इवान के व्यंग्यात्मक शब्दों की परवाह नहीं की और बिना पीछे मुड़े एक सपाट आवाज में पूछा, NOWELL तुम यहाँ क्यों हो? ठीक है, मैं अपने कवच के लिए यहाँ हूँ। क्या ये तैयार है? सीरोत ने इवान की आवाज़ सुनकर अपना काम रोक दिया और उसकी ओर देखने के लिए मुड़ गया। इस हफ्ते तुमने मुझसे ये सवाल 5वीं बार पूछा है। क्या तुम युद्ध में जाने की योजना बना रहे हो या कुछ और? तुम्हें उस कवच की तत्काल आवश्यकता है, उसने इवान की ओर देखते हुए पूछा। उसके चेहरे पर थकावट भरी नजर थी। इवान ने सीरोत की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं युद्ध में जाने की योजना नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं जिस स्थान पर जा रहा हूं वह खतरनाक है, इसलिए मुझे उस कवच की आवश्यकता है। खतरनाक स्थान? सीरोत ने इवान की बात सुनकर भौहें उठाईं और उत्सुक स्वर में पूछा, तुम कहाँ जाने की योजना बना रहे हो? इवान सीरोत की बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन एक पल के बाद उसने अपना मुंह खोला और धीमी आवाज में कहा, यूटोपिया की निषिद्ध भूमि, अध्याय 1048, निषिद्ध भूमि की ओर प्रस्थान, भाग 2। निषिद्ध भूमि? सीरोत इवान की बात सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और उसे अजीब तरह से देखने लगा। तुम निषिद्ध भूमि पर क्यों जा रहे हो? गेहेना साम्राज्य को उलट पुलट कर देने के बाद अब तुम वहां रहने वाले बर्बर लोगों से पंगा लेना चाहते हो? यह मत कहो। इवान ने सीरोत की बात सुनी तो वह अवाक रह गया और अपनी भौहें रगड़ते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूं या ऐसा कुछ जो हर जगह अराजकता फैलाना पसंद करता है? ठीक है,
सीरोत ने जोर से नहीं बोला, लेकिन उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था, क्या तुम नहीं हो? इवान के माथे पर काली रेखाएं उभर आईं जब उसने सीरोत के हाव भाव देखे, और उसने शांत रहने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। अरे, हर कोई क्यों सोचता है कि मैं कोई पागल हूं जो हर जगह अराजकता फैलाना पसंद करता है? इवान के चिढ़े हुए हाव भाव को देखकर सीरोत ने हल्की खांसी की और विषय बदल दिया। नोव एल बी JNN। तो तुम निषिद्ध भूमि पर क्यों जा रहे हो? वह जगह काफी खतरनाक है, खास तौर पर आप जैसे निम्न स्तरीय कोर इवॉल्वर्स के लिए। सीरोत की बात सुनकर इवान थोड़ा शांत हुआ और हल्की आवाज में बोला, मुझे बस वहां कुछ चीजों की पुष्टि करनी है, और मैं वहां रहने वाले बर्बर और अन्य प्रजातियों से बचूंगा, इसलिए ये खतरनाक नहीं होगा। भले ही आप उन्हें अनदेखा कर दें, वे आपको अनदेखा नहीं करेंगे। इवान की बात सुनकर सीरोत ने अपना सिर हिलाया। इवान ने एक भौं उठाए और जिज्ञासु स्वर में पूछा, क्या आप पहले भी निषिद्ध भूमि में गए हैं? हाँ, सीरोत ने अपना सिर हिलाया। कुछ 1000 साल पहले की बात है जब मैं वहां गया था। उस समय मैं सिर्फ रैंक 4 कोर इवॉल्वर था। मैं लावा दानवों के लिए एक उपयुक्त जगह की तलाश में वहां गया था। उम्मीद थी कि हम एक ऐसी जगह पाएंगे जहां हम बिना किसी डर के रह सकें। लेकिन निषिद्ध भूमि का वातावरण हम लावा दानवों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। जब मैं निषिद्ध भूमि में था तो मेरी मुलाकात एक रैंक 4 बर्बर से हुई। मेरी तरह ही वह भी रैंक 4 के शिखर पर था, और जब उसने मुझे देखा तो उसने मुझे लड़ाई के लिए चुनौती दी। ये कहने के बाद सीरोत रुक गया और एक पल के बाद उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान के साथ बोलना जारी रखा। लड़ाई के दौरान मैं उससे पूरी तरह से पराजित हो गया और उसने मुझे बिना किसी परेशानी के हरा दिया। उससे लड़ने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि निषिद्ध भूमि में रहने वाले बर्बर लोग कितने शक्तिशाली हैं। सीरोत की बातें सुनकर इवान दंग रह गया। हालांकि उसे यूटोपिया आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन वह जानता था कि लावा दानव सबसे शक्तिशाली दानव प्रजातियों में से एक हैं। लेकिन सीरोत कह रहा है कि उसे बिना किसी परेशानी के उसी रैंक के किसी व्यक्ति ने हरा दिया। क्या ये हो सकता है कि वह व्यक्ति बर्बर जाति का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था? इवान ने अपने चेहरे पर एक चिंतनशील भाव के साथ बुदबुदाया। इवान की बुदबुदाहट सुनकर सीरोत ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। उस समय मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था, क्योंकि उस आदमी के बाद मैं निषिद्ध भूमि में रहते हुए 2 और बर्बर लोगों से मिला, और वे दोनों भी उतने ही उत्कृष्ट थे जितने कि वह जिसने मुझे पहले हराया था। अरे बूढ़े आदमी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने कमजोर हो, इवान ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ कहा जब उसने सुना कि सीरोत को निषिद्ध भूमि में 3 बार हराया गया था। इवान की बात सुनकर सीरोत का चेहरा बेकाबू हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे भी लगा कि वाल्टेयर जैसे शीर्ष लावा राक्षसों की तुलना में वह वास्तव में कमजोर था। वैसे क्या आपको उन बर्बर लोगों के बारे में कुछ अजीब लगा? मेरा मतलब है, यह मुझे अवास्तविक लगता है कि हर एक बर्बर एक ही रैंक के सामान्य इवॉल्वर से ज्यादा शक्तिशाली है। इवान की बात सुनकर सीरोत ने एक पल के लिए सोचा और अनिश्चित आवाज में कहा, मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी बर्बर लोगों के पास एक विशेष रक्तरेखा या कुछ ऐसा है जो उनकी शक्ति को उसी रैंक के कोर रिवॉल्वर्स की तुलना में उच्च स्तर तक बढ़ाता है। इसके अलावा उन लोगों की शारीरिक क्षमताएं इस दुनिया से पूरी तरह बाहर हैं। यहाँ तक कि दिग्गज जो अपनी शारीरिक शक्ति के लिए जाने जाते हैं, उनसे कमतर हैं। रक्तरेखा। इवान ने सीरोत की बात सुनकर भौहें चढ़ा लीं और उसे लगा कि शायद वह सही हो सकता है। आखिरकार वह अच्छी तरह जानता था कि कुछ रक्तरेखा कौशल उनके धारक को उसी रैंक के कोर रिवॉल्वर के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ा लाभ दे सकते हैं। ये भी संभावना है कि बर्बर लोगों के पास एक विशेष काया हो, लेकिन यह असंभव है क्योंकि सीरोत ने कहा कि सभी बर्बर लोग समान रैंक के सामान्य कोर रिवॉल्वर से अधिक शक्तिशाली थे, और सभी बर्बर लोगों के पास एक विशेष काया होना असंभव है। इवान ने सब कुछ सोचा, लेकिन अंत में उसने अपना सिर हिला दिया। इसे भूल जाओ, मैं वहां जाने के बाद सब कुछ समझ जाऊंगा, उसने खुद से कहा और उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर उठे। इसके अलावा बर्बर लोग जितने मजबूत होंगे, मेरे लिए उतना ही बेहतर होगा। इवान का बर्बर लोगों से लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर वे उसे परेशान करने आए तो वह उनमें से कुछ को अपने छाया भंडारण में इकट्ठा करने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। बस जब तुम वहां जाओ तो सावधान रहना। सीरोत इवान के विचारों से अनजान था और उसने शांति से कहा, 3 दिन में वापस आओ, मैं तब तक तुम्हारा कवच तैयार कर दूंगा। 3 दिन हो? इवान ने सीरोत की बात सुनकर अपनी ठुड्डी रगड़ी और अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं 3 दिन बाद वापस आऊंगा, उसने कहा और दरवाजे की ओर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, इवान को कुछ याद आया और उसने सीरोत को अपनी आवाज सुनाने के लिए चिल्लाया, जो एक धातु को हथौड़े से पीट रहा था। उस चीज को कवच में जोड़ना मत भूलना। सीरोत ने इवान की बात सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इवान जानता था कि लावा दानव ने उसे सुन लिया है, इसलिए वह वहां और नहीं रुका और घर से निकल गया। जैसे ही वह घर से निकला, उसके आसपास का तापमान काफी कम हो गया।
हालांकि यह बहुत ज्यादा था, सामान्य लोगों के लिए अभी भी बहुत ज्यादा था। उसे खुद को बचाने के लिए प्रिज्मेटिक फायर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। अब जब मेरे पास सिर्फ 3 दिन हैं, तो मुझे कुछ चीजें तैयार करनी चाहिए जो उस शापित जगह पर मेरी मदद करेंगी, इवान ने खुद से कहा और वहां से चला गया। अध्याय 1049 निषिद्ध भूमि की ओर प्रस्थान भाग 3। नाम इवान एजरोथ। जाति एल्थारॉन। आपकी जाति एल्थारॉन और मूल ब्रह्मांड के बीच वर्तमान समन्वय दर 62%। रैंक मध्य स्तर रैंक 2। रक्तरेखा डूम ब्रिंगर आंशिक रूप से जागृत दूसरा चरण। शक्ति 1321। चपलता 1279। धीरज 1410 जोड़ 1410 शासक के अधिकार का प्रभाव। विश्वसार 1450। सहनशक्ति 1398। बुद्धि 1300 जोड़ 130 मिथ्या पूर्वज शीर्षक का प्रभाव। आदिम छाया ऊर्जा 2000। शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा की वर्तमान समझ 30.03%। बंधी हुई ज्वाला प्रिज्मीय अग्नि। अपने बिस्तर पर लेटे हुए इवान ने अपने चेहरे पर चिंतनशील भाव के साथ अपनी स्थिति विंडो को देखा। सिर्फ 1 या 2 दिन में मैं रैंक 2 के शिखर पर पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया, क्योंकि उसकी नज़र शून्य ऊर्जा की अपनी समझ की ओर चली गई। शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा की वर्तमान समझ 30.03%। अब मुझे शून्य ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने और इसे 75% अंक तक बढ़ाने की आवश्यकता है। शून्य ऊर्जा की अपनी समझ को देखते हुए इवान ने इसे बढ़ाने के लिए शून्य क्रिस्टल का उपयोग करने के बारे में सोचा, लेकिन सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उसने अपनी पुरानी योजना पर टिके रहने और बाद के चरण के दौरान उनका उपयोग करने का फैसला किया, क्योंकि शून्य ऊर्जा की समझ को बढ़ाने की कठिनाई बाद में बहुत बढ़ जाएगी। मैंने अलारिक और लियोपोल्ड को शून्य क्रिस्टल पर नजर रखने के लिए कहा, इसलिए मुझे कुछ महीनों में उनमें से कुछ प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए, इवान ने खुद से कहा और अपनी स्थिति विंडो बंद कर दी। सीरोथ से बात किए हुए उसे 3 दिन हो चुके हैं और कुछ ही घंटे पहले सीरोथ ने उसे अपना पूरी तरह से तैयार कवच भेजा है। अब जब मुझे आखिरकार अपना कवच मिल गया है तो मैं कल जा सकता हूँ। जब इवान निषिद्ध भूमि के बारे में सोच रहा था तो उसके कमरे का दरवाजा खुला और अनास्तासिया अंदर आई। इवान, जो अपने बिस्तर पर आलसी ढंग से लेटा हुआ था, ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और जब उसने अनास्तासिया को देखा तो उसकी आंखें एक पल के लिए चकरा गईं और उसका शरीर गर्म हो गया। लेकिन जल्द ही वह अपने होश में आ गया और उसका मुंह हिलने से नहीं बच सका। ये औरत, उसने मन ही मन कोसा और सिर में दर्द महसूस किया। अनास्तासिया इवान की ओर चली गई और उसके हिलते मुंह को देखकर उसने उलझन में पूछा, क्या हुआ? इवान ने उसे सुनते ही अपना सिर रगड़ा और थकी हुई आवाज में पूछा, तुमने जो कपड़े पहने हैं उनमें क्या है? मेरे कपड़े? अनास्तासिया ने उलझन भरी आवाज में बड़बड़ाया और उसने जो पारदर्शी बैंगनी नाइट गाउन पहना हुआ था उसे देखा, जिसके नीचे काले रंग का अधोवस्त्र साफ दिखाई दे रहा था। मैं उन ढीले कपड़ों में सो नहीं सकती, इसलिए मैंने आरामदायक कपड़े पहन लिए। बकवास, इवान मन ही मन चिल्लाया और उसे मृत आंखों से देखा, क्योंकि वह पिछले 1 महीने से सामान्य कपड़ों में सो रही थी। अनास्तासिया ने इवान की मृत आंखों को अनदेखा किया और उसके बिस्तर पर चढ़ गई, अपना सिर आराम से उसकी छाती पर टिका दिया। इवान ने अपने बगल में अनास्तासिया की आकर्षक आकृति को देखा, खुद को शांत रखने के लिए एक गहरी सांस ली और उसकी गहरी काली आंखों को देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, अनास्तासिया, हम नहीं कर सकते, अभी नहीं। इवान की बात सुनकर अनास्तासिया चुप हो गई और उसकी गंभीर आंखों को घूरने लगी। 1 मिनट की चुप्पी के बाद उसने अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे को सहलाया। क्या तुम अभी भी उस अभिशाप के बारे में सोच रहे हो? इवान ने अपना हाथ अनास्तासिया के हाथ पर रखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे इस शापित एक शीर्षक का सटीक प्रभाव नहीं पता है, लेकिन मेरे अनुभव से मुझे यकीन है कि मैं किसी के जितना करीब होता हूं उतना ही वह व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। पहली बार जब उसके शापित एक शीर्षक ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तब वह आतंक भाइयों के साथ काम करता था और उनके करीब आ जाता था। उन्होंने उसके लिए काम करना शुरू कर दिया, उसके लिए जानकारी एकत्र की और कुछ छोटे मोटे काम किए, लेकिन जल्द ही वे ओलिवा द्वारा पकड़े गए और उसके हाथों मारे गए। हालांकि यह महज एक संयोग हो सकता है, ये जानने के बाद कि उसका शीर्षक उसके आसपास के लोगों को प्रभावित करता है, इवान इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता था कि उनकी मृत्यु उसके शीर्षक के प्रभाव से संबंधित हो सकती है। उसके शीर्षक के बारे में बहुत सी अनिश्चित बातें थीं और दूसरों से दूरी बनाए रखने के लिए उसने अरोरा वर्ल्ड में जो व्यक्तित्व अपनाया था, उसे देखते हुए वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि अगर वह किसी के बहुत करीब गया तो कुछ बुरा हो सकता है। मैं सभी अभिशापों से प्रतिरक्षित हूँ, आप जानते हैं, तो आप अभी भी इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? अनास्तासिया ने नर्म आवाज में पूछा, यह इस बारे में नहीं है कि आप अभिशापों से प्रतिरक्षित हैं या नहीं, इवान ने आह भरते हुए कहा। समस्या यह है कि हमारे पास मेरे शीर्षक के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। हम जानते हैं कि यह कुछ हद तक मेरी भावनाओं को प्रभावित करता है और उन लोगों को भी जो मेरे करीब हैं,
लेकिन कौन जानता है कि क्या इसके अन्य प्रभाव भी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। एनास्तासिया इवान की बात सुनकर चुप हो गई। एक पल के बाद उसने आह भरी और अपना सिर उसके सीने में दबाते हुए बोली, मुझे लगता है कि तुम सिर्फ पागल हो रहे हो। भविष्य में किसी बात पर पछताने से बेहतर है कि पागल हो जाओ, इवान ने सिर हिलाते हुए कहा और रुक गया। एक पल के बाद उसने अपना मुंह खोला और फिर से बोला, इसके अलावा शापित एक शीर्षक का प्रभाव पहले से ही काफी कम हो चुका है, इसलिए इस बात की बहुत संभावना है कि मैं जल्द ही इससे छुटकारा पा लूंगा। इस शीर्षक से छुटकारा पाना? एनास्तासिया ने धीमी आवाज में बुदबुदाया और अपना मुंह उसके कान के पास ले आए। इस शीर्षक से छुटकारा पाने के बाद तुम क्या करोगे? उसने मोहक आवाज में फुसफुसाया। इवान ने एनास्तासिया की गर्म सांसों को अपने कान से टकराते हुए महसूस किया और अपने मन में उसे कोसा। उसने उसका चेहरा दूर धकेला और एक सपाट आवाज में कहा, मैं इस उपाधि से छुटकारा पाने के बाद एक अच्छी पत्नी ढूंढूंगा ताकि तुम्हें मेरे और एलोरा के लिए खाना बनाने में अपना समय बर्बाद न करना पड़े। इवान की बात सुनकर अनास्तासिया का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखें खाली हो गईं। इवान ने अनास्तासिया की आंखों को देखकर अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। ऐसा नहीं हो सकता, वह यंडेरे नहीं है न? धीरे धीरे इवान बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने जल्दी ही फॉरबिडन लैंड भाग जाने का फैसला किया। दुर्भाग्य से कमरे से बाहर निकलने से पहले ही वह अनास्तासिया द्वारा पकड़ा गया और फॉरबिडन लैंड भागने में असफल रहा। अध्याय 1050 नाजुक अंत भाग 1। हालांकि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप एबिसल श्राउड इयरिंग को न उतारें, अन्यथा एक मौका है कि अन्य लोग आपको पा सकते हैं, अनास्तासिया ने इवान से कहा क्योंकि वे दोनों ड्रैड्स की छिपी दुनिया की टेलीपोर्टेशन बिल्डिंग की ओर उड़ रहे थे। चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा, इवान ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया। जैसे ही वे उड़े, अनास्तासिया ने एक स्टोरेज रिंग निकाली और इवान को सौंप दी। इसे एलोरा को दे दो। इवान ने स्टोरेज रिंग ली और भौहें उठाईं। इसके अंदर क्या है? वह पेटू पिछले कुछ दिनों से मुझे परेशान कर रही थी कि वह अपने पिता के साथ कहीं जा रही है और उसने मुझसे उसके लिए बहुत सारे व्यंजन बनाने के लिए कहा है जिसे वह जाने के बाद खा सकती है, अनास्तासिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने तुमसे उसके लिए व्यंजन बनाने के लिए क्यों कहा? मैं जाने के बाद उसके लिए खाना बना सकती थी। इवान की बात सुनकर अनास्तासिया के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान उभरी और उसने एक मनोरंजक स्वर में कहा, मैंने उससे कहा कि तुम उसके लिए खाना बना सकती हो, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारा खाना औसत दर्जे का है और उसका स्वाद मेरे जितना अच्छा नहीं है। अनास्तासिया की बात सुनकर इवान का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। इस महिला ने मेरी बेटी को भ्रष्ट कर दिया। वह पहले मेरा बनाया हुआ खाना बड़े चाव से खाती थी, लेकिन अब वह कह रही है कि मेरा खाना औसत दर्जे का है और उसका स्वाद अच्छा नहीं है। हालांकि इवान जानता था कि उसका खाना औसत दर्जे से भी खराब है, फिर भी अनास्तासिया की बात सुनकर वह परेशान हो गया। मुझे लगता है कि मुझे इस स्टोरेज रिंग से कुछ व्यंजन चखने चाहिए और अच्छे व्यंजन बनाना सीखना चाहिए, उसने सोचा और चमकती आंखों से स्टोरेज रिंग को देखा। जब इवान स्टोरेज रिंग से कुछ व्यंजन चखने के बारे में सोच रहा था, तभी रिंग के चारों ओर एक काली सुनहरी रोशनी चमकी और वह गायब हो गई। उसी समय उसने एलोरा को राहत की सांस लेते हुए सुना, जैसे कि वह अभी अभी किसी आपदा से बचकर आए हो। इवान अवाक रह गया जब उसने एलोरा को राहत की सांस लेते हुए सुना और अनास्तासिया को संकुचित आंखों से देखा। मैं सही था, इस महिला ने वास्तव में मेरी बेटी को भ्रष्ट कर दिया, अन्यथा वह निश्चित रूप से अपना भोजन मेरे साथ साझा करती। अनास्तासिया ने इवान की संकुचित आंखों को अनदेखा किया और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उड़ना जारी रखा। जल्द ही वे दोनों टेलीपोर्टेशन बिल्डिंग में पहुंच गए और एशले को वहां खड़ा देखा। क्या सब कुछ तैयार है? इवान ने टेलीपोर्टेशन बिल्डिंग से कुछ दूर उतरने के बाद पूछा। मैंने निर्देशांक सेट कर दिए हैं। हालांकि टेलीपोर्टेशन के बाद भी आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 1 या 2 दिन तक उड़ना होगा, एशले ने कहा क्योंकि वह इवान और अनास्तासिया को बिल्डिंग के अंदर ले जा रही थी। मेरे टेलीपोर्टेशन का स्थान एल्वेनशाइन साम्राज्य से बहुत दूर है ना? हालांकि निषिद्ध भूमि और एल्वेनशाइन साम्राज्य दोनों दक्षिणी क्षेत्र में स्थित हैं, फिर भी वे एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर हैं, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, एशले ने हल्के स्वर में कहा जब वे तीनों एक टेलीपोर्टेशन संरचना के सामने आए। इस टेलीपोर्टेशन बिल्डिंग को बनाने में आपको सैकड़ों साल लगे होंगे जो यूटोपिया के सभी स्थानों से जुड़ी हुई है ना? अनास्तासिया ने उत्सुक स्वर में कहा, जब वह अपने सामने उत्कीर्ण टेलीपोर्टेशन संरचना को देख रही थी। हाँ, मैंने इस चीज़ पर तब काम करना शुरू किया जब मैं रैंक 4 कोर इवॉल्वर बन गई और रैंक 5 कोर इवॉल्वर बनने के बाद ही इसे पूरा कर पाए, एशले ने आह भरते हुए कहा क्योंकि उसे वे दिन याद आ गए जब उसे टेलीपोर्टेशन संरचना को यूटोपिया के सभी स्थानों से जोड़ने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागना पड़ता था। एशले की बात सुनकर अनास्तासिया ने प्रशंसा में अपना सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा। ठीक है,
फॉर्मेशन के बीच में खड़े हो जाओ ताकि मैं तुम्हें भेज सकूं, एशले ने फॉर्मेशन को आखिरी बार जांचने के बाद कहा। एशले की बात सुनकर इवान ने अपना सिर हिलाया और उसके बीच में खड़ा हो गया। सावधान रहो और लापरवाही से काम मत करो क्योंकि निषिद्ध भूमि में रहने वाले लोग सामान्य नहीं हैं, अनास्तासिया ने गंभीर स्वर में कहा। मेरा निषिद्ध भूमि के लोगों के साथ खिलवाड़ करने का कोई इरादा नहीं है। मैं वहां बस कुछ बातों की पुष्टि करने जा रहा हूं, इवान ने आह भरते हुए कहा, ये समझने में असमर्थ कि हर कोई क्यों सोच रहा है कि वह निषिद्ध भूमि पर परेशानी पैदा करने जा रहा है। क्या तुम तैयार हो? इवान के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पर खड़े होने के बाद एशले ने पूछा। एशले की बात सुनकर इवान ने अपना सिर हिलाया और अगले ही सेकंड में उसका रूप बदल गया, जिससे वह बहुत कम उपस्थिति वाले एक साधारण योगिनी की तरह दिखने लगा। उसी समय चांदी की रोशनी के एक विस्फोट ने आसपास के वातावरण को घेर लिया और इवान वहां से गायब हो गया। इवान के गायब होते ही एशले ने फॉर्मेशन को निष्क्रिय कर दिया और अनास्तासिया को देखा। तुम उसके साथ क्यों नहीं गई? निषिद्ध भूमि काफी खतरनाक है। क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि वहां उसके साथ कुछ हो सकता है? एशले के सवाल पर अनास्तासिया ने अपनी आंखें घुमाईं और शांत स्वर में उत्तर दिया। अगर तुम्हें लगता है कि वह सिर्फ इसलिए खतरे में होगा क्योंकि यूटोपिया के शीर्ष स्तरीय कोर इवॉल्वर्स की तुलना में उसकी रैंक कम है, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। भले ही उसकी रैंक कम है, लेकिन वह तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक कि रैंक 5 का कोई शक्तिशाली कोर इवॉल्वर उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता। ये कहने के बाद वह रुकी और एक पल के बाद बोली, जहां तक मेरे उसके साथ न जाने का सवाल है, तो वह इसलिए क्योंकि उसने मुझे साथ ले जाने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि मुझे उसके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। रैंक 5। एशले को अनास्तासिया की बात सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे अपनी बातों पर संदेह नहीं हुआ, खासकर जब उसने इवान की असामान्यता के बारे में सोचा। वैसे क्या तुम्हें पता है कि वह तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं ले गया? एशले की बात सुनकर अनास्तासिया ने अपना सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ी। मुझे एक आभास है, लेकिन मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि मैं सही हूं या नहीं। एशले ने अनास्तासिया के जाने वाले फिगर को देखा और अपना सिर हिलाया। उसने आखिरी बार टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पर नजर डाली और वहां से गायब हो गई। उसी समय यूटोपिया के दक्षिणी क्षेत्र में कहीं एक अंधेरी जगह में एक चांदी की रोशनी चमकी और इवान वहां दिखाई दिया।